नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने क्लास 6 के लेसन 5 की सिलाई कढ़ाई बुनाई का सेकंड पार्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने बहुत सारी स्लाइड्स डाली हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ डाली हैं और मैं चाहती हूँ बेटा कि आप सारी फ़ोटोज़ बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि ये लेसन प्रैक्टिकल का लेसन है और हमें इसे क्लास में प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आता है। लेकिन क्योंकि हम अभी सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ध्यान से देखोगे और आपको वो लेसन अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। अभी तक हमने सिलाई के मूल टाँकों के बारे में पढ़ा था, जो हमारी पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे। कच्चा टाँका, बखिया, तुरपाई, 3 कच्चे 1 बखिया और बीडिंग। और इस वीडियो में हम अलग तरह विभिन्न सीवनों के बारे में पढ़ेंगे। वो हम बताएंगे कि सीवन क्या होती है, और कढ़ाई के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चे के लिए नैपकिन के बारे में थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे, और इसके बाद हम बुनाई कला के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो विभिन्न सीवनों के बारे में हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का यही है। सीवन क्या होती है? जब हम वस्त्र के 2 हिस्सों को जोड़ते हैं तो हमें सीवनों का प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए। अलग अलग तरह की सीवन होती हैं। जैसे सपोज़ आप चित्र में देख रहे हो, ये बिल्कुल बेसिक सीवन है, ठीक है। जैसे सीवन हम कैसे कहते हैं, जैसे 2 कपड़े, जैसे आपका शर्ट जब आप बनाते हो, कुर्ता बनाते हो, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा कुर्ते का अलग अलग बनता है, लेकिन तब हम उनको जोड़ते हैं, है ना। तो उस जोड़ने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सीवन कहते हैं। सबसे पहली तरह की सीवन होती है सादी सीवन। सबसे बेसिक होती है बेटा ये। इसमें कपड़ों के दोनों जोड़ने वाले भागों को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर कच्चे टांके द्वारा अस्थायी रूप से जोड़ने के पश्चात मशीन से बखिया किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें कच्चा करना पड़ता है इसके ऊपर, ताकि हम देख लें कि हमारा जो कपड़ा है वो सेट हो गया है, और उसके बाद हम उसको मशीन से बखिया कर देते हैं। लेकिन जो बहुत ट्रेंड लोग हैं वो डायरेक्टली मशीन से बखिया भी कर लेते हैं। आप सभी सीवन के बारे में चित्र बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आप देखो, इसमें पहले चित्र में 2 कपड़ों को एक के ऊपर एक रख के मशीन से सिलाई की गई है, और फिर उसने दिखाया है दूसरे चित्र में कि देखो किस तरह से सिला हुआ कपड़ा लगता है, ठीक है। सादी सीवन। नेक्स्ट है चपटी सीवन। इस सीवन का प्रयोग त्वचा के संपर्क में रहने वाले कपड़ों पर तथा पतले कपड़ों पर जैसे मलमल आदि को सीने के लिए किया जाता है। इसमें हम कैसे करते हैं, कपड़े के दोनों जोड़ने वाले भागों को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि एक दूसरे कपड़े से 1 सेंटीमीटर ऊंचा रहे, ठीक है। आप देखो चित्र में, पहले चित्र में हमने किस तरह से दिखाया कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा ऊपर रखा है हमने, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले हिस्से के किनारे पर कच्चा कर देते हैं, फिर 3 कच्चे और 1 बखिया का टांका बनाते हैं। अब ऊंचे निकले हिस्से को नीचे पर फैलाकर मोड़ देते हैं, चपटाकर उसको सिलाई कर देते हैं और इसके ऊपर तुरपाई कर देते हैं, ठीक है। इससे सीवन दोनों ओर से चपटी आ जाती है। आप इसमें चित्र देखो, मैंने इसमें मार्किंग भी की है 1 2 3, ये स्टेप वाइज है और आपको स्टेप्स ढंग से दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सारे चित्र ध्यान से देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से किया है। देखो, दूसरे चित्र में सिलाई करी है मशीन से, और फिर 5वें चित्र में हमने उसको छोटा बड़ा कर दिया है, ठीक है। आप इसके बाकी रिमेनिंग चित्र भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 7वें चित्र में देखो, हमने बड़े वाले हिस्से को पीछे छोटी वाली सिलाई पर मोड़कर उसको 9th पिक्चर में देखो हमने सिलाई कर दी है, ठीक है। और 11th और 12th में जैसा जो दिख रहा है हमारा वस्त्र वैसा दिखाई देगा। आप देखोगे कि आपकी जीन्स की साइड पे भी इस तरह की सिलाई करी जाती है। इसके बाद है चोर सीवन। यह कपड़े के 2 भागों को जोड़ने की मजबूत विधि होती है। इसमें कपड़ों के दोनों जोड़ने वाले भागों को उल्टी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधी तरफ से बखिया करते हैं, ठीक है। पहले एक सिलाई मार देते हैं सादी सीवन की तरह, और फिर हम कपड़े को दोबारा मोड़कर दूसरी तरफ से कपड़े को उल्टा करके दोनों भागों को समतल करके किनारे के भाग से 3/4 सेंटीमीटर नीचे कच्चा करके बखिया फिर से कर देते हैं। पहले चित्र में देखो, आपको क्लियर पता लग जाएगा। फ्रेंच, इसको हम इंग्लिश में फ्रेंच सीम कहते हैं, और सिलने के बाद ये कैसी दिखती है ये आपको ग्रीन वाले कपड़े में दिखाई दे जाएगा, ध्यान से, ठीक है। अब इसी के आगे और चित्र हैं,
ये देखो, ठीक है। फर्स्ट वाले में सिंपल सिलाई करी है उसने, सादी सीवन बनाई है फर्स्ट और सेकंड में, और तीसरे में आप देखो उसको मोड़ दिया है, ठीक है। चौथे में फिर मोड़ कर सिलाई कर दी है। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है इस वीडियो में, कढ़ाई कला। इसमें हम कढ़ाई कला के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। कढ़ाई सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चों के पास ड्रेसेस होती हैं, रुमाल होते हैं, घर में तकिए हैं, चादरें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको कढ़ाई करी हुई देखने को मिलेगी। कढ़ाई से हम वस्त्र को बहुत सुंदर बना सकते हैं। वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई से मेजपोश, जो कि हम टेबल कवर कहते हैं, पर्दे, कुशन कवर्स जैसे होता है, चादर, साड़ियाँ, बच्चों के वस्त्र, ये सब आकर्षक और सुशोभित कर सकते हैं, ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। हम कढ़ाई को बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप देखोगे इवन बैग्स, पर्सेस, जीन्स, हर एक शूज़ तक पे भी कढ़ाई करी जाती है, ठीक है। तो और कढ़ाई वाले जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी भी मिलती हैं मार्केट में। तो अगर आप खुद ही कढ़ाई करना सीख लोगे तो आप सोचो आप कितने मनी सेव कर सकते हो और अपनी चीज़ों को बहुत सुंदर भी बना सकते हो। कढ़ाई करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। सबसे पहला होता है, सबसे सिंपल सा है, छोटे कपड़े के लिए छोटा नमूना, बड़े कपड़े के लिए बड़ा नमूना। कढ़ाई का नमूना हमेशा कपड़े के आकार और नाप पर निर्भर करता है। आप देखो चित्र में पर्दे पर अगर उसने कढ़ाई करी है तो उसने पूरे पर्दे को कवर किया है क्योंकि पर्दा काफ़ी बड़ा होता है। वैसे ही अगर आप रुमाल बना रहे हो तो आपको एक छोटा सा फ्लावर बनाकर भी आप अपने रुमाल को बहुत सुंदर बना सकते हो, ठीक है। कुशन कवर्स भी आप देखो, दोनों कुशन कवर्स पे अलग अलग तरह से कढ़ाई करी गई है। तो हमेशा ध्यान रखना है, बड़ा कपड़ा अगर है तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो बड़ा रहेगा, छोटा कपड़ा है तो आपका जो डिज़ाइन है वो छोटा रहेगा। नमूना सदा सफाई से उतारना चाहिए। जो भी आप डिज़ाइन उतार रहे हो वो बहुत सफाई से उतारना है जिससे काढ़ने में आसानी रहे और कढ़ाई भी सफाई से हो सके। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देखो, इसने जो पत्ता है, जो पंख है, वो बहुत सफाई से उतारा है, ठीक है। और उसके बाद उसने उसी में ही एम्ब्रॉयडरी कर दी। इंग्लिश में हम कढ़ाई को एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिज़ाइंस दे सकते हैं। कढ़ाई करते समय धागों के रंगों का कपड़ों के रंग से मेल होना चाहिए तथा वे पक्के रंग के होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। आप दोनों पिक्चर्स में देखो, फर्स्ट पिक्चर्स में, कि कितने सुंदर तरीके से इन्होंने रंगों का इस्तेमाल किया है अपने वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। और रंग हमेशा ऐसे लो जो पक्के हों। धागे हमेशा अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, मजबूत भी होने चाहिए और रंग भी पक्का। ऐसा ना हो कि अब जैसे बेडशीट वॉश करी तो कढ़ाई का रंग ही निकल गया, सारी चादर ही ख़राब हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सुई में धागा हमेशा कम लंबा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत छोटा लोगे तो बार बार धागा ख़त्म होता जाएगा और आपके उतनी ही बार बार गांठें आती जाएंगी, है ना। और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा लोगे तो भी धागा अटकेगा और बार बार धागे में गांठ आती जाएगी, आपकी कढ़ाई ख़राब होती जाएगी। इसलिए मीडियम लंबाई रखनी चाहिए। कढ़ाई के टाँकों को बखिया से शुरू करना है और बखिया से ही समाप्त करना है और गांठ नहीं लगानी है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि शुरू करते हुए और ख़त्म करते हुए, जब भी कढ़ाई शुरू करते हैं, जब भी कढ़ाई ख़त्म करते हैं, तो वो गांठ से ही शुरू करते हैं और गांठ से ही ख़त्म करते हैं। ये गलती नहीं करनी है। होम साइंस के बच्चे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि बिना गांठ लगाए बखिया से हमें कढ़ाई शुरू करनी है और बखिया से ही ख़त्म भी करनी है, ठीक है। कढ़ाई के धागों को न अधिक खींचना चाहिए क्योंकि उससे जो कढ़ाई है वो आपकी बहुत टाइट हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, धागा भी टूट सकता है। और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उससे भी सफाई नहीं आएगी और आपकी जो कढ़ाई का जो धागा है वो कहीं ना कहीं अटकता रहेगा। कढ़ाई करने के पश्चात धागों को हमेशा कैंची से काटना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं, मुंह से काटते हैं, गंदी बात होती है। कैंची का काम है धागे को काटना, तो कैंची का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब कढ़ाई पूरी हो जाए तो कपड़े पर उल्टी तरफ से प्रेस करनी है। सीधा प्रेस करोगे तो कई बार जो धागा है वो अटक जाता है, तो हमेशा बैक साइड से कपड़े को प्रेस करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कढ़ाई के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए।
अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे कि आप कढ़ाई करने बैठ रहे हो तो आप कौन कौन सा, सबसे पहले तो आपको कपड़ा ही लेना पड़ेगा जिस पे आप कढ़ाई करना चाहते हो। उसके बाद फ्रेम, आप फर्स्ट पिक्चर में देखो राउंड राउंड दिख रहा है ना फ्रेम। आजकल ये, पहले ये लकड़ी के फ्रेम्स आते थे, आजकल ये प्लास्टिक के आते हैं। फ्रेम में जब हम कपड़े को लगा लेते हैं ना तो हमारा कपड़ा अच्छे से टाइट हो जाता है, लटकता नहीं है। और टाइट जब कपड़ा हो जाता है तो उस पर कढ़ाई बहुत सुंदर तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा हमें सुइयाँ चाहिए अलग अलग साइज़ की, वो डिपेंड करता है हम किस तरह की कढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह के कपड़े पे कढ़ाई कर रहे हैं। सूती और रेशमी धागों की लच्छियाँ चाहिए, बहुत तरह के रंग, बहुत ही सारे रंग आते हैं, और रेशमी धागे भी आते हैं और सूती धागे भी आते हैं। इसके अलावा हमें कैंची भी चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैपकिन बनाना। बच्चों की शारीरिक स्वच्छता के लिए हमें नैपकिन का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों का मुंह पोंछने के लिए, या कई बार आप देखते हो जब हम खाना खिलाते हैं तो उनके गले में हमें रुमाल लटका देते हैं, नैपकिन लटका देते हैं, या उनके ऊपर, उनकी टांगों के ऊपर एक नैपकिन बिछा देते हैं ताकि वो खाना जो भी गिरता है वो उसी के ऊपर ही गिरे, और बार बार हमें मुंह भी पोंछना पड़ता है, उनका हाथ पोंछने पड़ते हैं। ठीक है, नैपकिन के लिए हम अपने मनपसंद रंग और कपड़े का चुनाव कर सकते हैं, और इसको सुंदर बनाने के लिए भी हम इसके ऊपर बहुत सुंदर कढ़ाई कर सकते हैं। नैपकिन के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए वो है मैटी। मैटी बेटा लाइन थोड़ा सा उसमें अब धागे क्लियरली दिखते हैं। अब जब भी मार्केट जाके अगर आप भैया से बोलोगे कि मैटिंग का कपड़ा चाहिए तो वो आपको एक कपड़ा दिखाएगा। आप ये देखो नीचे वाली पिक्चर में, जिस पे नीचे जो फ़ोटो बनी हुई है उस पे जो कपड़ा है ना वो थोड़ा थोड़ा मैटी से मिलता जुलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बारीक मैटी, दसूती और केसमेंट, ये थोड़ा मोटा कपड़ा होता है। नैपकिन के लिए सूती कपड़ा ही उत्तम है। ये सारे जो अभी हम कपड़े बता रहे थे वो सारे सूती के ही तरह हैं, क्योंकि सूती में जल सोखने की शक्ति होती है। ठीक है, तो वो बच्चों का पसीना सोख सकता है, मुंह गीला है तो वो पोंछ सकता है। नैपकिन के कपड़े का चुनाव करते समय ध्यान रखना है कि कपड़ा एक तो मुलायम हो, क्योंकि मुंह पोंछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा उसका रंग पक्का होना चाहिए, नहीं तो कच्चा जो रंग है वो बच्चे की त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह पसीना सोखने वाला होना चाहिए और हल्के रंग का होना चाहिए जो बच्चों की आंखों को सुहावना लगे, जैसे बेबी पिंक, बेबी ब्लू, लाइट ग्रीन, क्रीम, पीच, ये सारे कलर्स बेबीज़ को अच्छे लगते हैं। आप इसमें भी देखो मैटी जैसा कपड़े का ही इस्तेमाल किया गया है, जो सेकंड पिक्चर है। नैपकिन बनाने के लिए 35 सेंटीमीटर लंबा और 35 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा लेना है। ठीक है, और इसके किनारों पर बीडिंग की जाती है। आप ये देखो सेकंड पिक्चर में आप देखोगे कढ़ाई से पहले थोड़ा सा जो है वो उसने बीडिंग करी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है ना, बीच में जो धागे निकाले हुए हैं ना वहाँ पे उसने बीडिंग ही करी हुई है। तो बीडिंग भी कर सकते हैं और कॉर्नर्स पे तुरपाई भी कर सकते हैं। और अब इसको आप विभिन्न कढ़ाई के टाँकों से सजा सकते हो। जब आप इसको क्लास में करोगे ये लेसन तो आप इसको प्रैक्टिकल करना है। सब बच्चों को एक एक नैपकिन बनाना है जिस पे बहुत सुंदर तरीके से कढ़ाई भी करनी है। ठीक है, और वैसे भी जब आप ये बुक में लेसन पढ़ोगे तो आपको बताएंगे कि वो किस किस तरह के टाँकों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बुनाई कला है। बुनाई जो है वो बहुत सालों से हमारे भारत में इस्तेमाल होती है, सारे देशों में इस्तेमाल होती है। सब बच्चों को पता है कि बुनाई ज़्यादातर हम ऊन से करते हैं, स्वेटर बुनते हैं। ठीक है, और ये भी एक बहुत ही अच्छी कला है जिससे तरह तरह के डिज़ाइनों के वस्त्र बुने जा सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो, अच्छा, इसके लिए आपको सिलाइयों की ज़रूरत होती है और ऊन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऊन तो पता ही है मार्केट में अलग अलग कलर्स के अवेलेबल है। जितना मोटा या जितना पतला हम बुनाई करना चाहते हैं उस हिसाब से हम सिलाई का साइज़ ले लेते हैं। अब इसमें जो आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसमें आपके हैं फंदे चढ़ाना, आप सीखोगे, जिसमें 2 तरीके से फंदे चढ़ाए जा सकते हैं। एक सिलाई द्वारा फंदे चढ़ाना और 2 सिलाइयों द्वारा भी फंदे चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको लिंक भेजूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उसी लिंक पर आप जब क्लिक करते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। एम्ब्रॉयडरी भी सिखाई जाती है और बुनाई के अलग अलग तरीके जो सिखाए जाते हैं जो आपकी क्लास 6 से रिलेटेड है। मैं उससे आपके लिंक भेजूंगी, आप नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना,
ठीक है। तो मैंने भी ढूंढी थी यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ और मैंने उन्हीं के ही लिंक डाले हुए हैं। आप उसको ध्यान से देखकर उसको फॉलो करने की कोशिश करना। ये सीधी बुनाई ऐसे लगती है, ठीक है। ये भी हमारा एक प्रैक्टिकल है जो हम स्कूल खुलने पे करेंगे। इसके बाद है उल्टी बुनाई, इस तरह से दिखाई देती है। सादी बुनाई, इसमें एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनी जा सकती है। इसके ये तो पूरी सिलाई हो गई। और एक होता है एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना। इसके बाद लास्ट जो आप सीखोगे 6th क्लास में वो है फंदे बंद कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहीं तक हमारा ये लेसन है। ज़्यादातर इसमें जो है वो प्रैक्टिकल का काम है। उसके लिए मैं आपको कुछ लिंक्स नीचे भेजूंगी। और इसके अलावा जब हमारा स्कूल खुलेगा तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और यदि वीडियो आप 1-2 बार बार देखोगे इसको तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।